वेलकम ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज हम लोग टेक्स्ट बुक सीरीज का 7 के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी को सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है फिन फैनल, रॉस टेलर, केन विलियमसन और टिम साउथी। तो आप लोग आंसर देख पा रहे हैं कि आंसर होगा केन विलियमसन को। केन विलियमसन को सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया है और ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। तो आइए इसके एनालिसिस पे चलते हैं। इसका की पॉइंट है कि न्यूजीलैंड के एक स्टार क्रिकेटर केन विलियमसन को हाल ही में सर रिचर्ड पदक से सम्मानित किया गया है। पिछले 6 वर्षों में उन्होंने 4 सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार जीते हैं। किन्होंने? केन विलियमसन ने, याद रखिएगा। महिला टीम के ऑलराउंडर अमेलिया केर को भी आगामी स्टार डेवन कॉनवे के साथ 2020-21 सीजन के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कारों में भी मान्यता दी गई थी। इसी बीच डोमेन कॉनवे को एक सदस्यीय टीम और 20 दोनों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। फिन एलन को 193 अपने अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट के लिए सुपर स्मैश प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया था। तो याद रखिए फिन एलन को क्या किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिन एलन को चुना गया था सुपर स्पेस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ठीक है, फिन एलन को। आइए, फिन एलन को 193 के अपने अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट के साथ सुपर स्मैश प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं सर रिचर्ड जॉन हैडली पुरस्कार जो केन विलियम्स को दिया गया है। तो सर रिचर्ड जॉन हैडली थे कौन? तो सर रिचर्ड जॉन हैडली थे, ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। हेडली को क्रिकेट के सर्वकालिक महान तेज गेंदबाजों और ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है। 3 अप्रैल 2009 को सर रिचर्ड हैडली को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में भी शामिल किया गया था। तो इन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है, सर रिचर्ड जॉन हैडली पुरस्कार। और केन विलियमसन जो है वो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जो वर्तमान के सभी प्रारूपों में राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में भी कार्य करते हैं। आइए, दूसरा हमारा प्रश्न है, पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है आदित्य वर्मा त्रिवादी, साजी NM, वीर आदित्य वर्मा या KS नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साजी NM को जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है पालतू प्रजातियों के संरक्षण हेतु। आइए, साजी NM, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट हो गया कि केरल का ट्यूबरमैन किन्हें कहा जाता है? तो साजी MN को केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है। इन्हें पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित 2021 में किया गया है। ये अपने खेत में लगभग 200 कंद फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला का संरक्षण करते हैं, जिसमें गेटर याम, लेजर याम, एलिफेंट फूट याम, शकरकंद, कसावा और चीनी आलू शामिल है। उन्हें प्लांट जीनोम सेवियर रिवॉर्ड 2015 भी मिल चुका है। किन्हें? साजी MN को। आइए देखते हैं केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। केरल राज्य के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं। केरल में जिलों की संख्या 14 है, लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और राजकीय पशु है इंडियन एलिफेंट। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या था कि पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साजी MN को सम्मानित किया गया है। आइए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रक्त की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो ऑप्शन है हमारा बैसोफिल यानी क्षार करागी, इरोसिनोरागी या इरोसिनोफिल या मोनोसाइट एक केंद्रिक कानू, या नेक्स्ट हमारा है चौथा ऑप्शन न्यूट्रोफिल या उदासीन रागी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एक केंद्रक कानू यानी कि मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है हमारे मानव शरीर की रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे इस जीवन की सबसे मूलभूत इकाई भी क्या है? कोशिका है। तो रक्त की सबसे बड़ी कोशिका एक केंद्रक कानू है। रक्त एक विशेष संयोजी उत्तक है जिसमें द्रव, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और गठित तत्व होते हैं। प्लाज्मा एक भूसे के रंग का चिपचिपा द्रव पदार्थ होता है जो रक्त का लगभग 55% होता है। तो पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि प्लाज्मा हमारे बॉडी में रक्त का कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त का 55 यानी 55% भाग हमारे बॉडी में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का 90 से 92 प्रतिशत जल होता है। हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा होता है उसमें 90 से 92% जल ही होता है। इसमें प्रोटीन 6 से 8% का योगदान देता है। अब आइए, अब क्या बोल रहा है उसके बाद,
फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन प्रमुख प्रोटीन है। हमारे बॉडी में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन क्या है? प्रमुख प्रोटीन है। रक्तधानु या लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेताणु या श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स या बिंबाणु सामूहिक रूप से गठित तत्व कहलाते हैं और ये लगभग 45% तक रक्त का निर्माण करते हैं। तो हमारा मेन जो प्रश्न था कि रक्त की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो वो है एक केंद्रक काणु। इसको आप याद रखिए। और रक्त एक विशेष तरल संयोजी ऊतक है जिनमें क्या होता है? मैट्रिक्स, प्लाज्मा और गठित तत्व होते हैं। और प्लाज्मा क्या होता है? भूसे रंग का एक चिपचिपा द्रव्य होता है और ये हमारे रक्त के 55% भाग बनता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं आदित्य गुप्ता। कौन है? आदित्य गुप्ता। सॉल्यूशन पे आते हैं। दिल्ली के पर्वतरोही हैं आदित्य गुप्ता। इन्होंने 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट नामक एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने कोविड राहत के लिए अपनी आगामी पुस्तक के माध्यम से 1 करोड़ रुपये जुटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने क्या सोचा है कि अगर हम 1 करोड़ रुपये जुटा लेते हैं तो इसे कोविड राहत के लिए दे देंगे। ठीक है, तो इन्होंने पुस्तक कोविड राहत के लिए ही जुटाने के लिए ही लिखा है। आइए, यह पहल चाइल्ड्स राइट्स एंड यू यानी कि CRU के सहयोग से है। इस पहल का उद्देश्य 3272 बच्चों को बेहतर देखभाल, सुरक्षा और शिक्षा प्रदान करने में सहायता करना है। यह है पुस्तक का जो फ्रंट पेज होता है, ये है 7 लेसन फ्रॉम द एवरेस्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध पोत को प्राधिकृत कर दिया गया है? तो हाल ही में अजीत डोभाल के द्वारा किस युद्ध पोत को प्राधिकृत कर दिया गया है, यानी कि रिटायर कर दिया गया है? तो ICGS सजग को प्राधिकृत कर दिया गया है। ठीक है, आइए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल हैं, आप लोगों को पता होगा NSA बोला जाता है इसे, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इन्होंने क्या किया है, एक भारतीय तटरक्षक, एक ICG गश्ती पोत है जिसका नाम है IC सजग, इन्होंने इसको प्राधिकृत किया है और इसे समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र को समर्पित किया। सॉरी, ये रिटायर नहीं हुआ है, इसको क्या किया गया, इसको भारतीय नौसेना के लिए मतलब भेज दिया गया है। अब ये क्या करेगा, मतलब नौसेना में शामिल होकर देश के सुरक्षा में सहायता प्रदान करेगा। अब तटीय गश्ती पोर्ट सजग का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। यह 105 मीटर अब तटीय गश्ती पोर्ट की श्रृंखला में तीसरा है। इसका इंपॉर्टेंट है, जहाज को एक जुड़वा इंजन वाले हेलीकॉप्टर और उच्च 4 गति वाले नाव को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें बोर्डिंग ऑपरेशन, खोज, बचाव, कानून परिवर्तन और समुद्री गश्त के लिए 2 वायु वाली नावें भी शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नौसेना से रिलेटेड कुछ प्रश्न। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और इसके महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन है पोलियो, प्लेग, हैजा या आंतज्वर। तो पोलियो होती है। ठीक है, विषाणु के कारण हमारा क्या होता है? पोलियो होता है। इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए, रोग उत्पन्न करने वाले कुछ रोग, प्रोटोजुआ से जो होता है मलेरिया होता है, बैक्टीरिया से हमारा हैजा होता है, आंतज्वर होता है, यक्षमा होता है, फ्लेग होता है। कवक से क्या क्या होता है? दाद होता है, एड्स दाद और दाद खाज होता है। यहाँ पे 2 बार दाद लिख दिया गया, दाद और खाज होता है। और विषाणु से क्या होता है? विषाणु यानी वायरस से होता है एड्स होता है, सामान्य जुकाम होता है, हेपेटाइटिस बी होता है और डेंगू बुखार भी होता है। आइए, कुछ संचारी रोग मतलब जिससे वो मतलब संपर्क में आने से फैलते हैं या जिस चीज़ के माध्यम से वो रोग होते हैं उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। जैसे हैजा का संचारी रोग मतलब किसके संचार के द्वारा हैजा होता है? तो भोजन और पानी के गंदे पानी और भोजन के से हैजा होता है। टाइफाइड भी भोजन और गंदे पानी पीने से होता है। हेपेटाइटिस भी भोजन और गंदे पानी पीने से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है वायु के द्वारा इन्फ्लुएंजा फैलता है। तपेदिक यानी TB जो है ये वायु से वायु फैलता है। मलेरिया मच्छर काटने से फैलता है। टेटनस मिट्टी या लोहे के संपर्क से आने वाले जो घाव होते हैं या आपको कोई कील चुभ गई, जंग लगी, कील चुभ गई तो उससे होता है। पोलियो भी भोजन और गंदे पानी से होता है। और स्वाइन फ्लू भी वायु से वायु में होता है। आइए, लैंगिक भेद सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो लैंगिक भेद सूचकांक में भारत का स्थान 142वां। अगर आप मारते हैं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका सही आंसर है 140वां।
ठीक है, तो याद रखिए लैंगिक भेद सूचकांक में भारत का स्थान 140वां है, 142वां इसके पहले था, ठीक है 2020 में। और अभी क्या हो गया, अभी लैंगिक भेद सूचकांक में 2021 में भारत का स्थान 140वां हो गया है। आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। लैंगिक भेद सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 140वां है। इस सूचकांक में आइसलैंड सबसे ऊपर है। WEF जिसको विश्व आर्थिक मंच कहते हैं, इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, लैंगिक भेदभाव सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है। आइए देखते हैं भारत और किस किस श्रेणी में कितने स्थान पे है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 49वां है, तो याद रखिए 49 रुपये में हम लोग इंटरनेट रिचार्ज करते हैं, सबसे कम लोएस्ट 49 रुपया। विश्व प्रेस सूचकांक, विश्व प्रेस सूचकांक में 142 है। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत 87 है, ठीक है। और लैंगिक समता में कहा कितना है, 140 नंबर पे है भारत, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा उष्मा को परिवर्तित करता है। कौन सा ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो विद्युत हीटर है। विद्युत हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित करता है। उष्मा होता है तभी तो विद्युत हीटर में हम लोग खाना बना लेते हैं, ठीक है। आइए इलेक्ट्रिक हीटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब में एक विद्युत ताप तत्व जिसे तार या रिबन के रूप में आकार दिया जाता है, एक कैथोड की ऊष्मा की आपूर्ति करने के लिए उपयोग किया जाता है, तब ऊष्मा प्रदान करता है जब विद्युत धारा इसके माध्यम से गुजरती है। विद्युत हीटर के उपयोग घरेलू केंद्रीय ऊष्मन के लिए और उद्योग में सामग्री प्रसंस्करण के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए हीट पंप, विद्युत भट्टी। तो आप सिंपल से याद रखिए कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, हमारा विद्युत हीटर करता है, ठीक है। कौन करता है, विद्युत हीटर करता है, याद रखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अच्छा एडिशनल नॉलेज ले लेते हैं। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, आपको पता ही होगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता, ना बनाया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। ये क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। कुछ ऊर्जा के कुछ भाग जो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, गति, विद्युत, रासायनिक गुरुत्व। ये ऊर्जा के कुछ भाग हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। जैसे ऊष्मा किस में बदलता है, अभी हम लोग ने पढ़ा कि विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उसी तरह प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में भी परिवर्तित होती है, ठीक है। इस तरह से ऊर्जा के कई रूप हैं। आइए देखते हैं किससे किसमें ऊर्जा का परिवर्तन होता है। डायनेमो, डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसी तरह विद्युत बल्ब एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। और लाउड स्पीकर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। उपकरण क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, AC टू AC धारा में उसको कम या अधिक करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यानी AC विद्युत धारा को कम या अधिक करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। दिष्टकारी धारा क्या होती है, दिष्टकारी प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। फोटो रासायनिक सेल क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन है क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल या टेनिस। तो देवधर ट्रॉफी जो है हमारा, ये हमारा क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी भी हमारा क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। CK नायडू कप भी हमारा क्रिकेट से संबंधित है। तो आइए हम लोग इसके एनालिसिस पे चलते हैं। देवधर ट्रॉफी भारतीय घरेलू में सूची एक क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह एक 50 ओवर का टूर्नामेंट है जो सालाना 3 टीमों के बीच खेला जाता है। ये हर साल खेला जाता है और 3 टीमें इसमें शामिल होती हैं खेलने के लिए। ये 3 राष्ट्रीय स्तर की टीमें इंडिया A, इंडिया B और इंडिया C के नाम से शामिल होती है। ये कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होता है, इंडिया की टीम ही खेलती है जिसको इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C कहा जाता है। पहला संस्करण स्टार्ट हुआ था 1973 से 74 में। ट्रॉफी का नाम प्रोफेसर DB देवधर नाम के पे रखा गया है, इसलिए इसे देवधर ट्रॉफी भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के ग्रैंड ऑलमैन के रूप में भी जाना जाता है। किसको, यानी कि देवधर को, यानी कि प्रोफेसर जो DB देवधर थे, इन्हें भारतीय क्रिकेट के ग्रैंड ऑलमैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्रैंड ऑलमैन, भारतीय क्रिकेट ग्रैंड ऑलमैन किसे कहा जाता है, तो देवधर, प्रोफेसर DB देवधर को कहा जाता है। आइए क्रिकेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ, विजय हरारे ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। विजडन ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। उसी तरह फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी है, जैसे डुरंड कप, फेडरेशन कप, संतोष कप, सुब्रोतो कप,
आई लीग, इंडिया सुपर लीग। उसी तरह टेनिस से संबंधित कुछ कप है, डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन कप, ओपन, फ्रेंच ओपन, फेड ओपन, ठीक है। उसी तरह वॉलीबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं जिसमें है सेटेनियल कप, फेडरेशन कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, सेवंथी गोल्ड कप, विश्व कप और विश्व लीग कप। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है वर्गीज कुरियन को, ठीक है, वर्गीज कुरियन को। गलती से भी स्वामीनाथन मत मार दीजिएगा, क्योंकि हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है स्वामीनाथन को और श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। तो आइए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड जो कि डेयरी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, ये श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था, जिसे देश के उत्पादन में, दूध उत्पादन में बहुत जोर दिया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीब किसानों को रोजगार प्रदान करना। क्या उद्देश्य था इसका? गरीब किसानों को रोजगार प्रदान करना तथा डेयरी उद्योग में आर्थिक रूप से बनाए रखने में मदद करना। इसका यह परिणाम हुआ कि भारत दूध और दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। श्वेत क्रांति में भारत में गरीबी को कम करने के लिए अति हद तक योगदान दिया। श्वेत क्रांति ने भारत में गरीबी को कम करने के लिए क्या किया? काफ़ी हद तक योगदान दिया। तो याद रखिए क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा था कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है श्वेत क्रांति के रूप में। अच्छा, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम श्वेत क्रांति लाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। और वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पे ही राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। ये डेट याद रखिए, 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। अनफिनिश्ड ड्रीम वर्गीज कुरियन द्वारा लिखी एक पुस्तक है। ये पूछ सकता है आपसे कि वर्गीज कुरियन द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? अनफिनिश्ड ड्रीम। राष्ट्रीय डेयरी विकास संस्थान कहाँ है? गुजरात में। और राष्ट्रीय डेयरी दूध अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो करनाल में। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा करनाल में। तो याद रखिए करनाल में स्थित है। विश्व में दूध और दुग्ध उत्पादन में भारत क्या है? सबसे बड़ा देश है विश्व में। ये क्वेश्चन नीचे में हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हरित क्रांति बोलेगा तो हरित क्रांति के लिए है स्वामीनाथन, ठीक है। हरित क्रांति के लिए कौन है? स्वामीनाथन। और वर्गीज कुरियन जो है ये है श्वेत क्रांति के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिए आप। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है स्वामीनाथन को। विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में अगर पूछेगा हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में, और भारत में MS स्वामीनाथन को। और भारत में दूध क्रांति के जनक के रूप में पूछेगा तो हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। भारत में पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो होप आप सभी को पसंद आया होगा। ये रहा हमारा टॉप 10 क्वेश्चन। और इस तरह से नेक्स्ट और भी आप अगर चाहते हैं इस तरह का वीडियो आए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।